कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अद्विका और रुद्रांश को साथ देखकर शीतल बोली, रुद्रांश, अद्विका मान गई है क्या? रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। शिवम बोला, तुम मानने की बात कर रही हो? ये सगाई शादी सब की डेट फाइनल करके बैठा है। शीतल भी जोर से चीखने को होती है कि शिवम उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। रुद्रांश उठकर सबके सामने खड़ा हो जाता है जिससे लोगों की नज़र न पड़े। शीतल शिवम का हाथ हटाते हुए, इस तरह कोई हार्ट अटैक देता है क्या? सूरज बोला, ओ भाभी जी, यह हार्ट अटैक हम लोगों को भी मिला है। शीतल बोली, अच्छा, इसलिए कुछ देर पहले तुम दोनों चीखे थे। शिवम हाँ में सिर हिला देता है। शीतल बोली, रुद्रांश, तुम तो छुपा रुस्तम निकला। सूरज बोला, और नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ अभी यही सोच रहे थे कि इन दोनों को मिलाएं कैसे, और ये दोनों तो पहले ही सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। शिवम बोला, ओ तेरी, अब मुझे याद आया कि जब मैंने फ़ोन किया था तो तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों था? तू उस वक्त भाभी के साथ था ना? रुद्रांश उसका गर्दन पकड़ते हुए, अच्छा याद दिलाया, मेरा भी मन कर रहा था कि तू सामने होता तो तेरा गला दबा देता, तेरा सर फोड़ देता। शिवम उसका हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए, अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि तुम भाभी के साथ हो? सूरज बोला, अरे पता होता तो हम लोग 2-4 कॉल और कर लेते। रुद्रांश बोला, कमीनों, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। ऐसे ही मस्ती मजाक करते कुछ देर में रिसेप्शन खत्म होता है। सारे दोस्त एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। शिवानी अपने कजिन भाई बहनों के साथ मिलकर शिवम का कमरा सजा दी रहती है, लेकिन कमीने दोस्त शिवम को जाने ही नहीं दे रहे थे। लास्ट में रुद्रांश उसे वहां से उठाकर भेजता है। रुद्रांश सूरज भी अपने घर के लिए निकलते हैं। रुद्रांश के साथ अद्विका थी। अद्विका के घर पहुंचने पर रुद्रांश भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। अद्विका बोली, आप घर पर बताए हैं, नहीं तो काकी वेट करेंगे। रुद्रांश बोला, मैंने बता दिया है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अद्विका बगल वाला कमरा रुद्रांश को बता देती है और अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। रुद्रांश मेन डोर लॉक करके अद्विका के कमरे में ही आ जाता है। अद्विका जब चेंज करके बाहर आती है तो बेड पर रुद्रांश को देखकर मुस्कुरा देती है। वो ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है, अपने बालों से पिन निकालते हुए बालों की चोटी करती है। रुद्रांश आईने में उसके अक्स को एकटक देख रहा था। चोटी करने के बाद जैसे ही वो उठकर आने को होती है, रुद्रांश उसे बाहों में उठा लेता है। अद्विका भी उसके गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए अपना सर उसके सीने से टिका लेती है। रुद्रांश उसे बेड पर लेकर लेट जाता है। अद्विका उसके सीने से लगी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह जब रुद्रांश की नींद खुलती है, अद्विका को अपनी बाहों में बेफिक्र सोता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके माथे को चूम धीरे से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होकर आने के बाद किचन में जाकर फ्रिज खोलकर देखता है। वह हेल्दी नाश्ता बनाने की सोचता है, क्योंकि अद्विका की तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं थी। वो गोभी मटर पालक काटकर खिचड़ी बनाता है। कुकर की सीटी के साथ अद्विका की नींद खुलती है। उसे खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उठकर बाहर आती है। तब तक रुद्रांश गैस बंद करके किचन से बाहर आ रहा होता है। अद्विका को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, जल्दी से फ्रेश होकर आइए, फिर बैठकर एक साथ दोनों नाश्ता करेंगे। अद्विका उसे कमर से पकड़कर सीने से लगते हुए, क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रुद्रांश भी उसकी पीठ पर अपने हाथों को रखते हुए, जितनी अच्छी खुशबू है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा, पहले आप नहा कर आइए या मैं। अद्विका उसके कहने से पहले ही उससे अलग होकर हटकर कमरे में आ जाती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए हॉल में बैठकर मोबाइल देखने लगता है। अद्विका के नहा कर आने के बाद दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। खिचड़ी में गोभी मटर पालक सब मिक्स कर देने से सच में टेस्ट अच्छा लग रहा था। नाश्ता करने के बाद रुद्रांश अपने ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। अद्विका अपने वर्क से रिलेटेड कुछ काम लैपटॉप पर करने लगती है। शाम के समय रुद्रांश अद्विका को लेने आता है, क्योंकि सावित्री जी ने उसे फ़ोन करके कहा था कि अद्विका को घर लेते आए। अद्विका मना करती है, लेकिन रुद्रांश उसके सामने उसके बाबा और अपनी माँ से बात कराकर उसे अपने घर लेकर आ जाता है। रात को रुद्रांश, सावित्री जी और अद्विका बहुत देर तक बैठकर बातें करते हैं, फिर सब सोने चले जाते हैं।
रुद्रांश सबके सोने के बाद अद्विका को कॉल करता है। अद्विका कॉल उठाती है तो रुद्रांश दरवाज़ा खोलने को कहता है। अद्विका को नींद आ रही थी, किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोलती है। रुद्रांश उसे नींद में झूलता देख दरवाज़ा बंद कर उसे लेकर बेड पर आ जाता है। अद्विका दवा ले ली थी जिससे अब उसे नींद आ रही थी। वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। रुद्रांश बहुत देर तक उसके चेहरे को देखता रहता है, जैसे जी भर के उसकी आंखों में बसा लेना चाहता हो। उसे देखते हुए वो भी नींद में चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। रुद्रांश अपने ऑफिस के सेटअप करने में पूरे जी जान से लगा हुआ था। इसी बीच टाइम निकाल कर एक दिन सावित्री जी दोनों को लेकर सगाई की शॉपिंग करने जाती हैं। रुद्रांश उन्हें दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम में लेकर जाता है। वहाँ अद्विका के लिए वो 2 ड्रेस पसंद करता है। अद्विका के मना करने पर सावित्री जी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ड्रेस लेने को कहती हैं। अद्विका ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में जाती है, लेकिन उस लहंगे के ब्लाउज में पीछे हुक था जिससे उसे खुद से नहीं हो पाता। वो रुद्रांश को कॉल करती है क्योंकि सावित्री जी का नंबर उसके पास नहीं था। रुद्रांश कॉल उठाते हुए, क्या हुआ? अद्विका बोली, वो मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, काकी को भेज दीजिए। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। अद्विका लॉक खोलकर पीछे पलटते हुए, काकी ब्लाउज में पीछे हुक है, मुझसे नहीं लग रहा। तभी आईने में उसकी नज़र रुद्रांश पर जाती है। वो हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर आईने में सटते हुए अपने हाथों को सीने पर क्रॉस कर लिया। रुद्रांश उसकी तरफ बढ़ते हुए, आप भूल रही हैं जान, आपको पीछे आईना है। अद्विका फिर से पीछे मुड़कर हकलाते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश पीछे से उसे बाहों में भरते हुए, आपकी हेल्प। अद्विका अपनी पलकें छुपाए धीमी आवाज़ में, मैंने काकी को भेजने को कहा था। रुद्रांश का पास होना उसकी धड़कनों का शोर बढ़ा रहा था। रुद्रांश उसके कमर पर अपने हाथों को फिसलाते हुए ऊपर लाता है। अद्विका का पूरा शरीर सिहर उठता है। अपनी खुली कमर पर रुद्रांश का हाथ महसूस करते ही उसे शर्म आ रही थी। रुद्रांश उसकी हालत से भली भांति परिचित था। वो अपनी कशिश भरी आंखों से आईने में अद्विका का अक्स देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी पीठ पर चलाता है। अद्विका अपनी आंखों को जोर से भींच लेती है। रुद्रांश हुक लगाते हुए उसके कंधे पर अपने होठों को रख देता है। अद्विका जल्दी से पीछे पलटकर उसके सीने से लग जाती है। ये एक अलग ही एहसास था जिससे वो पहली बार रूबरू हुई थी। रुद्रांश भी उसकी पीठ और कमर पर अपने हाथों का घेरा टाइट कर देता है। कुछ देर बाद रुद्रांश वहीं पड़ा हुआ लहंगे का दुपट्टा उठाकर अद्विका के सर पर उठाता है। अद्विका की नज़र उठ ही नहीं रही थी। पूरा चेहरा सिंदूरी आभा लिए ब्लश कर रहा था। रुद्रांश उसके चीन को अपने एक अंगुली से ऊपर उठाते हुए, लोग कहते हैं कि वो अपने सनम की आंखों में डूब जाते हैं, यहाँ तो हाल ये है कि उनकी झुकी नज़रें ही मेरा दिल लूट ले जाती हैं। अद्विका धीमी आवाज़ में, अब आप जाइए। रुद्रांश बोला, आपने दूसरा वाला ड्रेस ट्राई किया? अद्विका नामे सिर हिला देती है, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिट ही होगी और सगाई के दिन आप इन दोनों में से कोई ड्रेस नहीं पहनेंगी। अद्विका अपनी नज़रें उठाते हुए, तो फिर लिया क्यों? रुद्रांश बोला, ऐसे ही पसंद आ गया तो ले लिया, लेकिन सगाई के दिन मैं खुद आपके लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो तैयार होकर परसों आ जाएगी। अद्विका बोली, तो आप दोनों ड्रेस छोड़ दीजिए ना, मैं इतने कपड़े लेकर क्या करूँगी? रुद्रांश बोला, शादी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें यूज कर लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके लिए पसंद की है वो दूसरों को तो नहीं दे सकता ना। अद्विका बोली, ये क्या बात हुई, एक ड्रेस ही तो है। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, ड्रेस हो या कोई छोटी से छोटी चीज़, जो आपकी है वो सिर्फ आपकी ही रहेगी। अद्विका उसकी आंखों में देखते हुए, इन निर्जीव चीज़ों में मेरा तेरा कुछ नहीं लिखा, बस ख्वाहिश यही है कि आप मेरे हमेशा रहें, क्योंकि मैं दुनिया में हर चीज़ बांट सकती हूँ, लेकिन आपको मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। अगर इसे पूरा कर सकें तो मेरे साथ आगे बढ़िएगा, नहीं तो अब भी वक्त है, आप पीछे हट सकते हैं। रुद्रांश बोला, इन 4 सालों से जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया, वहाँ पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जानता हूँ एक बार विश्वास खो चुका हूँ आपका, लेकिन यकीन कीजिए मैं हमेशा से आपका था, हूँ और रहूँगा। मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा आपका हक है, कहते हुए उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। अद्विका भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर एक बार फिर उसके सीने से लग जाती है।
कुछ देर बाद रुद्रांश चेंजिंग रूम से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद अद्विका लहंगा उतारते हुए अपना कपड़ा पहनती है। बाहर रुद्रांश उसका वेट कर रहा था। रुद्रांश दोनों ड्रेस उसके हाथ से लेते हुए उसको लेकर काउंटर पर आता है। तब तक सावित्री जी ने और भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। रुद्रांश सबका पेमेंट कर दोनों को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है। तीनों वहीं पर खाना खाते हैं। उसके बाद सावित्री जी ज्वेलर के शोरूम में जाती हैं, जहां पर रुद्रांश अद्विका के लिए एक बहुत खूबसूरत रिंग पसंद करता है। अद्विका भी रुद्रांश के लिए रिंग लेती है अपने पैसों से। सावित्री जी और सभी घर लौटते हैं। सगाई में 2 दिन रह गए थे। रात को रुद्रांश अद्विका के पास ही आ जाता था। अगले दिन अद्विका के बाबा भी आ गए। दोनों तरफ से कुछ गिने चुने रिश्तेदार और दोस्तों को इनवाइट किया गया था। शिवम और शीतल हनीमून पर से उनकी सगाई के दिन आने वाले थे। जगदीश शास्त्री और सावित्री जी मिलकर सारे गेस्टों का स्वागत, खाने पीने का प्रबंध, डेकोरेशन आदि देख रहे थे। सूरज अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रुद्रांश के साथ लगा हुआ था। लंदन से रुद्रांश के 2 दोस्त, जो कि उसके ऑफिस में एम्प्लॉय भी थे, दोनों का सगाई का ड्रेस लेकर आने वाले थे, जिसे रुद्रांश ने डिज़ाइन करके भेज दिया था। आखिर आज सगाई का दिन आ ही गया। सगाई रुद्रांश के घर पर ही गार्डन एरिया में हो रही थी। अद्विका जब तैयार होकर बाहर आई तो रुद्रांश की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। रुद्रांश कमरे के बाहर उसका वेट कर रहा था। उसके डिज़ाइन किए हुए गाउन में वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। रुद्रांश उसका हाथ थाम कर उसे करीब करते हुए झुककर कानों के पीछे अपने होठों से छू लेता है। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। सारी लड़कियां तैयार होकर नीचे चली गई थी। रुद्रांश बोला, जितनी कल्पना की थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। अद्विका बोली, नज़र तो आपकी भी उतारनी पड़ेगी। नीचे जाने कितनी लड़कियों की नज़र आज आपसे उतरेगी नहीं। रुद्रांश बोला, चाहे जितनी नज़रें हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नज़रों में तो सिर्फ आप हैं। अद्विका बोली, अच्छा, अब चलिए, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। रुद्रांश उसके हथौलियों को थामे बाहर आता है। रुद्रिका को देख सारे गेस्ट की नज़र ठहर जाती है। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पंडित जी कुछ देर पूजा करने के बाद रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। रुद्रांश अपने एक पैर को मोड़कर घुटनों पर बैठते हुए अद्विका की तरफ हाथ बढ़ाया। अद्विका मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसके हाथ पर रख देती है। अद्विका भी शीतल के हाथों से रिंग लेते हुए रुद्रांश की रिंग फिंगर में पहना देती है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। सूरज और शिवम दोनों को बधाई देते हैं। शीतल और शिवानी भी आई हुई थी। सूरज और शिवम रुद्रांश अद्विका को डांस के लिए कहते हैं। अद्विका अभी तेज़ी से मूव नहीं कर पा रही थी, इसलिए रुद्रांश एक रोमांटिक गाने पर स्लो फुट स्टेप डांस करता है। गाने के बजते ही दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। रुद्रांश उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर दूसरा हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था। अद्विका का दूसरा रुद्रांश के कंधे पर था। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पर आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा। मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। रुद्रांश अद्विका को धीरे से आगे घुमाते हुए पीछे से बाहों में भर लेता है। रुद्रांश अद्विका को अपनी बाहों में ऊपर उठाते हुए, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। रुद्रांश अद्विका को नीचे संभाल कर खड़ा करते हुए उसका चेहरा हाथों में ले उसके माथे पर किस कर देता है। सारे दोस्त सीटियां बजाने लगते हैं। अद्विका की पलकें नीचे झुक जाती हैं। एक मनमोहक मुस्कान उसके चेहरे पर ठहर गई थी। ये देख रुद्रांश को उस पर और ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो लोगों की नज़रें बचाते हुए अद्विका के कान के पास झुकते हुए, जान, आपकी ये अदा मुझे पागल कर रही है, मैं कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं। अद्विका रुद्रांश की तरफ देखती है और फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। इस वक्त रुद्रांश के चेहरे पर शरारत झलक रही थी। कुछ देर में सभी लोग खाना खाकर विदा लेते हैं। एंगेजमेंट फंक्शन बेहद अच्छे से हो गया था। उनके दोस्त भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सावित्री जी अद्विका को रेस्ट करने को कहती हैं। अद्विका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जगदीश जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद रुद्रांश अद्विका के कमरे में आता है। अद्विका ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, क्योंकि उसे अब मालूम था रुद्रांश कमरे में आए बिना मानेगा नहीं। वो चंज करके लेटी हुई थी। फंक्शन में ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से उसके कमर में दर्द हो रहा था।
घाव अभी पूरी तरह से सूखा नहीं था। बाजू और कंधे पर भी अभी हाथ मूव करने में दर्द होता था। रुद्रांश दरवाज़ा लॉक करके बेड पर आ जाता है, अद्विका को बाहों में भरते हुए। दर्द ज़्यादा हो रहा है? अद्विका बोली, हाँ, थोड़ा कमर में दर्द बढ़ गया है। रुद्रांश हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करता है। अद्विका उसके सीने से लगी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश बोला, जान, कुछ दिन और रुक जाइए ना। अद्विका बोली, अब हमारी शादी में ज़्यादा दिन भी नहीं है, कुछ वक्त बाबा के साथ रहने दीजिए। रुद्रांश बोला, और मैं, आपने सोचा है 1 महीने मैं कैसे रहूँगा? कम से कम आपको देखने का तो सुकून था ना। अद्विका बोली, दिल्ली से मथुरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले आ जाइएगा, लेकिन बाबा ने कहा है कि कल उनके साथ मथुरा चलना है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। रुद्रांश बोला, ठीक है, लेकिन अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अद्विका बोली, दोनों कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह अद्विका जगदीश जी के साथ मथुरा चली जाती है। रुद्रांश अपने ऑफिस के काम में जुट जाता है। वो लंदन के कुछ प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहा था ताकि शादी के कुछ दिन बाद तक कोई डिस्टर्ब ना हो। इस बीच 1 हफ्ते के लिए लंदन भी गया था। सावित्री जी ने बंगलों के ऊपरी मंजिल को 1 फ्लोर और बढ़ाने का सोच रुद्रांश से बात की। रुद्रांश ने भी रजामंदी दे दी। सावित्री जी ने शिवम और सूरज की हेल्प से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऊपर का फ्लोर बनाने का ऑर्डर दे दिया। पहले से बंगलो 2 मंजिल का था। रुद्रांश ने तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम का डिज़ाइन खुद तैयार किया और सावित्री जी को भेज दिया। ऑफिस अभी 1 मंजिल ही तैयार हुआ था। रुद्रांश ने उसे 5 मंजिल बनाने का सोचा था, जिसमें अभी वक्त लगने वाला था। अद्विका धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जगदीश शास्त्री उसका पूरा ध्यान रखते थे। अद्विका ने शादी के बाद जगदीश जी को दिल्ली में ही चलने को कहा, लेकिन जगदीश जी ने कहा कि जब तक वो खुद से सारा काम कर ले रहे हैं तब तक वो उन्हें मथुरा में ही रहने दे, फिर वो दिल्ली आ ही जाएंगे। रुद्रांश कितना भी बिजी हो, लेकिन सुबह और रात को कॉल करना बिल्कुल नहीं भूलता था। अद्विका बेहद खुश थी। उसकी मोहब्बत मुकम्मल होने वाली थी। जिसे दिलो जान से चाहा वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है। इससे ज़्यादा किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। समय अपनी गति से गुजर रहा था। शादी मथुरा से ही होनी थी, इसलिए सावित्री जी और रुद्रांश शादी से 1 हफ्ते पहले मथुरा आ गए। सावित्री जी का कोई रिश्तेदार नहीं था। उनके पति की मौत के बाद सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि हालत उस समय ठीक नहीं था। सारे धन दौलत कर्जदारों को चुकाने में ही लग गए थे। उनके पति ने अपनी मेहनत से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला था, लेकिन उस समय उनकी बीमारी ने आ घेरा और इसी में वो चल बसे। रुद्रांश के कुछ बिजनेस से जुड़े कुछ गेस्ट थे जो शादी के दिन ही आने वाले थे, इसलिए रुद्रांश ने सूरज और शिवम को पहले ही आने को कहा था ताकि शादी की रस्म और कामों में मदद हो सके। सूरज और शिवम शीतल और शिवानी के साथ उन दोनों के साथ ही आ गए। उनकी फैमिली हल्दी के दिन आने वाली थी। अद्विका के बाबा के कुछ जानने वाले और रिश्तेदार थे जो हल्दी की रस्म के दिन से आने वाले थे। जगदीश शास्त्री ने मथुरा में ही एक होटल में रुद्रांश और उनके फैमिली के रुकने की व्यवस्था की थी। मथुरा आने के बाद सभी पहले अद्विका के घर आए। वहां से रात को डिनर कर सभी होटल चले गए। 2 दिन उन लोगों का प्रोग्राम मथुरा घूमने का था। उसके बाद हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी थी। अद्विका और जगदीश शास्त्री ने सभी को पूरा मथुरा घुमाया। रुद्रांश को तो बस अद्विका का साथ चाहिए था, और जब कृष्ण की प्रेम नगरी में आए थे तो वो अपना प्रेम क्यों किसी से छुपाता। हल्दी के दिन होटल में रुद्रांश को हल्दी लगाकर उसके दोस्तों ने खूब मस्ती की। शीतल और शिवानी सूरज और शिवम के साथ हल्दी लेकर अद्विका के घर आए। रुद्रांश शिवम को कॉल करके वीडियो कॉल कर वहां चल रही रस्म को दिखाने को कहा। अद्विका को हल्दी लगाने के लिए कुछ औरतें आंगन में लेकर आईं। अद्विका ने पीले कलर का गाउन पहना था और पीले पीले फूलों का कानों में ईयरिंग, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश उसे देखने के बाद उसे मिलने के लिए मचल उठा। वो होटल से छुपकर अद्विका के घर के लिए निकल गया। अद्विका की हल्दी भी बड़े अच्छे से हो गई। शिवानी और शीतल ने सबसे अंत में उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दिया, और ये देखा अद्विका ने भी वहीं पर हल्दी से धुला हुआ पानी जो बाल्टी में रखा था उन दोनों पर फेंक दिया। चारों तरफ हल्दी की होली खेलने लगे। कुछ देर बाद अद्विका की बुआ उसे कमरे में लेकर गई और उससे जल्दी से फ्रेश होने को कहा, क्योंकि अद्विका के जख्म पर अभी ज़्यादा पानी उसकी तबीयत खराब कर देता। अद्विका बाथरूम में घुसकर जैसे ही अपने गाउन खोलने को हुई, उसके कमर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ।
पहले तो वो चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हो गया कि ये उसका पागल पति है। रुद्रांश बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अद्विका उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए, आप यहाँ कैसे आए? रुद्रांश उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए, सब होली खेलने में व्यस्त थे, मैं चेहरे पर मास्क लगाकर अंदर आ गया। अद्विका हैरानी से, आप सबके सामने से मेरे कमरे में आए? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, कोई और रास्ता ही नहीं था, आपके इस कमरे में बालकनी भी नहीं है, तो मैं कैसे आता? अद्विका बोली, और पकड़े जाते तो? रुद्रांश बोला, तो आप बचा लेती ना? अद्विका मुस्कुराते हुए, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, अब आप जाइएगा कैसे? रुद्रांश उसके गालों से अपने गालों को हल्दी लगाते हुए, यहाँ से जाना कौन चाहता है? जब से आप यहाँ आई हैं तब से अच्छी नींद भी मुझे नहीं आई, आज आपके साथ सुकून से सोऊंगा। अद्विका बोली, वहाँ काकी ढूंढने लगेंगी तो? रुद्रांश बोला, मेरा कौन सा काम है जो मुझे ढूंढेंगे? अद्विका बोली, अच्छा अभी बाहर जाइए, मुझे नहाना है। रुद्रांश बोला, अभी मैंने तो हल्दी लगाई ही नहीं, फिर रस्म कैसे हुई? अद्विका बोली, मेरे पूरे चेहरे और हाथों पर तो हल्दी लग गई है, अब आप कहाँ लगाएंगे? मेरी जगह सेफ है, रुद्रांश बोला, जहाँ पर सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। अद्विका कंफ्यूज हो उसे देखती है। रुद्रांश उसके चेहरे से अपने हाथों में हल्दी लेते हुए उसके गर्दन और कंधे पर अपने हाथ चलाने लगता है। अद्विका सिहर उठती है। रुद्रांश पीछे पूरी पीठ पर हल्दी लगा देता है। अद्विका कांपते हुए उसके सीने में सिमट जाती है। रुद्रांश उसके ईयरलब को चूमते हुए थोड़ा सा अपने से अलग कर आगे घुमा देता है, फिर पीछे से उसके पेट पर अपनी बाहों को लपेट लेता है। अद्विका उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांश बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में, कुछ नहीं करूँगा, बस हल्दी लगाने दीजिए। अद्विका अपने हथेलियों को पकड़ उसके बाहों पर कस लेती है। अद्विका अपनी आंखें बंद की हुई कांप रही थी। रुद्रांश को उसकी कपकपाहट महसूस हो रही थी। वो जल्दी से अपनी तरफ घुमाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। अद्विका उसके सीने में सिमट जाती है। इस वक्त उसे रुद्रांश की तरफ देखने में भी बेहद शर्म आ रही थी। रुद्रांश उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, कुछ नहीं हुआ जान, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने मोहब्बत को इतने करीब से छू सकूं? अद्विका कुछ नहीं बोल पाती। वो उसकी पीठ पर अपनी मुट्ठियों में उसके शर्ट को जोर से भींच लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, केवल छूने से इतना शर्मा रही हैं तो? इतना बोलते ही रुद्रांश के होठों पर शरारती स्माइल आ जाती है। अद्विका को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये धरती फटे और वो उसमें छुप जाए। रुद्रांश की ऐसी बातें उसके अंग अंग में अलग ही अनुभूति जगा रही थी। रुद्रांश उसे अपने करीब किए हुए सावरान कर देता है। सावर का पानी दोनों को भिगोने लगता है। रुद्रांश उसके पीठ और कंधे से अपने हाथों से सारी हल्दी हटाता है और उसके कंधे को चूम लेता है। अद्विका रुद्रांश कहते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगती है। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके चेहरे को देखता है। अद्विका अपनी आंखें बंद की रहती है। रुद्रांश उसके दोनों बंद पलकों को चूमते हुए दोनों गालों को चूम लेता है। अब उसकी नज़र अद्विका के होठों पर थी। वो उसके होठों को चूम लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। सावर बंद करके उसे अद्विका को गोद में उठाकर कमरे में लाता है। उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाते हुए जाकर दरवाज़ा लॉक करता है। अद्विका का पूरा बदन खिल उठा था। अब ये हल्दी का असर था या रुद्रांश के प्यार का, कहना मुश्किल था। रुद्रांश उसकी अलमारी खोलकर एक नाइट ड्रेस निकालता है। अद्विका को कपड़े देते हुए, मेरे लिए कोई ड्रेस होगी? अद्विका अलमारी में से एक टी शर्ट निकालती है और एक लोअर। रुद्रांश बोला, ये आपने कब लिया? अद्विका बोली, शादी के शॉपिंग में बाबा ने आपके लिए भी कपड़े लिए हैं, लेकिन इस समय जीन्स शर्ट पहनकर कैसे सोएंगे, इसलिए लोअर पहन लीजिए। रुद्रांश कपड़े बदलने लगता है। अद्विका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में जब वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है, रुद्रांश उसे उठाकर बेड पर लाता है, उसे बेड पर बैठाते हुए, अभी खाना भी नहीं खाया होगा? अद्विका बोली, नहीं, मैं खाना यहीं लेकर आती हूँ। रुद्रांश बोला, जल्दी आइएगा। अद्विका अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे से बाहर आती है। सभी लोग खाना खाने ही बैठे थे। अगल बगल के लोग अपने घर चले गए थे। घर में बस जगदीश शास्त्री और उनकी बहन और उनकी एक चाचा चाची थे। अद्विका को देखकर जगदीश जी, अद्विका खाना खा लो बेटा। अद्विका बोली, बाबा मुझे एक दवाई लेनी है, मैं खाना अपने कमरे में लेकर जाती हूँ, दवा खाकर खाना खा लूँगी। जगदीश जी बोले, ठीक है बेटा।
अद्विका एक प्लेट में खाना निकालकर अपने कमरे में बढ़ जाती है। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करते हुए खाना टेबल पर रखती है। रुद्रांश को देखते हुए, आइए आप भी खा लीजिए। रुद्रांश बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। अद्विका बोली, क्यों, शाम के 4 बजे ही आपने खाना खा लिया था क्या? रुद्रांश बोला, नहीं, लेकिन अद्विका उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, चलिए भी, दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। रुद्रांश सोफे पर बैठकर अद्विका को भी अपनी बाहों में खींच लेता है। अद्विका हड़बड़ाते हुए, ये क्या कर रहे हैं, पहले खाना तो खा लीजिए। रुद्रांश एक हाथ से प्लेट अपने हाथों में लेते हुए, खाना ही खा रहे हैं कहते हुए एक निवाला अद्विका की तरफ बढ़ा देता है। अद्विका भी मुस्कुराते हुए खा लेती है और अपने हाथों से रुद्रांश को खिलाती है। दोनों ऐसे ही खाना फिनिश करते हैं। हाथ धोकर आने के बाद रुद्रांश अद्विका को उसकी दवाइयाँ देता है और उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। दोनों को कंबल उड़ाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। अद्विका कुछ ही देर में सो जाती है। रुद्रांश उसके पेट पर से टी शर्ट हटाते हुए घाव को अच्छे से ड्रेसिंग करता है। घाव बहुत हद तक सूख गए थे, लेकिन पानी पड़ने से इस समय हरे हो गए थे। कुछ देर बाद वो भी गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह 4 बजे रुद्रांश की नींद खुलती है। वो अद्विका के माथे पर किस करते हुए उठकर जाने को होता है कि अद्विका उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, मुझे लगा कि आप सो रही थी। अद्विका बोली, ऐसे तो सो ही जाती, लेकिन फिर आप जाते कैसे? चलिए दरवाज़ा खोल देती हूँ। रुद्रांश अद्विका के साथ कमरे से बाहर आता है। सभी लोग सो रहे थे। रुद्रांश उसे एक बार गले से लगाते हुए उसे बाय कहता है। रुद्रांश के जाने के बाद अद्विका दरवाज़ा लॉक करके अपने कमरे में आ जाती है। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। वो फिर से सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद 8 बजे खुलती है। बुआ जी उसे जगाते हुए तैयार होने को कहती हैं। अद्विका तैयार होकर नीचे आती है। आसपास की कुछ औरतें आंगन में बैठकर गीत गा रही थी। आंगन के बीच में अद्विका के बैठने के लिए बेहद खूबसूरती से सजावट की गई थी। मेहंदी वाली आ गई थी। अद्विका के बैठने के बाद मेहंदी वाली उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। सावित्री जी शिवानी और शीतल के साथ आई हुई थी। संगीत फंक्शन होटल में ही होने वाला था। वहाँ पर सूरज और शिवम रुद्रांश के साथ सारी तैयारियां देख रहे थे। मेहंदी लगाने के बाद अद्विका शिवानी और शीतल के साथ अपने कमरे में आ जाती है। तीनों सहेलियों में मस्ती मजाक चलता रहता है। कुछ देर बाद सावित्री जी शीतल और शिवानी को लेकर होटल चली जाती हैं, क्योंकि अभी रुद्रांश को मेहंदी नहीं लगी थी। शाम के 4 बजे संगीत का फंक्शन था। होटल पहुंचकर रुद्रांश को मेहंदी लगती है। रुद्रांश पहले नानुकुर करता है, लेकिन सावित्री जी के समझाने के बाद वो बैठ जाता है। शाम को 4 बजे संगीत का फंक्शन था, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी। अद्विका और उसकी फैमिली तैयार होकर होटल पहुंचते हैं। रुद्रांश भी बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने पैरेट ग्रीन कुर्ता पहना था, जिसमें वो बेहद जच रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।